नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं आपका साथी आप सभी के लिए एक बार एक और नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कुमार गौरव सर के द्वारा आप सभी के लिए जीके का केजी सीरीज शो स्टार्ट किया गया है, जो कि आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो मैं ये आपका जो जीएस का आप सभी को पता है पीवाई क्यू है सर का, उसी में से छांटे गए जो महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है टॉपिक वाइज ये सर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। और इसकी 30 क्लास रहने वाली है। कितनी 30 क्लास आप सभी को पता है। इसके प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं जो सर कराने वाले हैं आप सभी को, जिसमें आपकी पूरी जीके कवर आपको कराई जाएगी। ठीक है। तो आप सभी लोग यदि ऐसे ही क्लासें पूरी देखना चाहते हैं, इसके 30 सेट पूरे देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर कमेंट करें इस क्लास के लिए। तभी आप सभी के लिए क्लास में कंटिन्यू करूँगा बेहतरीन तरीके से। और आज की क्लास देखकर आपको पता ही चल जाएगा कि उस क्लास का मैंने ज़बरदस्त नोट मैंने आप सभी के लिए कितने अच्छे तरीके से किया है। बाकी आप सभी को पता है कि दिसंबर 2025 तक हमें 25,000 का जो हमारा आज आपका परिवार है उसे 50,000 तक करना है। ये भी आपको मैंने एक टारगेट दिया है। मैं जैसे जैसे अपने टारगेट पूरे कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को नायक 2.0 के 30 सेट कराए, आप सभी को मैंने शिव शक्ति बैच करा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी के लिए जो आपका स्टैटिक जीके था वो भी मैंने आपको कंप्लीट कराया। अर्जुन बैच मैंने आपको कंप्लीट कराया। और जो अभी मेरे टारगेट हैं आप सभी को पता है 50 मास्टर क्लास, इसके साथ साथ 30 क्लास जो आपके परमार सर की हैं, और आगे 30 क्लास जो हमारे नवीन भैया की आने वाली है उनको कंप्लीट करेंगे। और एक और मुझे नया टारगेट मिल गया है, आप 30 आपकी ये जीके का केजी जी शो। तो इस प्रकार से ये हमारी क्लासेस चलने वाली है। तो ये मैं टारगेट अपने अचीव करूँगा और आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है। इस परिवार को आपको 50,000 तक पहुंचाना है। ठीक है। तो आप जैसे चाहे वैसे इस परिवार को फटाफट से 50,000 तक पहुंचाइए, और मैं ये सारे टारगेट पूरे करूंगा। आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा था ग्रहों के बारे में। और ग्रहों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट थे मैं आपको यहीं पर एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। सबसे पहले हमें याद रखना है ग्रहों का क्रम। ग्रहों का जो क्रम है वो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने आप सभी के सामने लिखा है। और वो भी कैसा है, बढ़ती दूरी के अनुसार है। ये कैसा है, बढ़ती दूरी के अनुसार। यानी सबसे पहले आपका है कौन सा, बुध यानी मरकरी। उसके बाद है आपका शुक्र यानी वीनस। उसके बाद है आपका अर्थ। उसके बाद आपका मंगल। मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार है। यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। ये हमारे ग्रह हैं। और इन ग्रहों में सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है, तो वो आपको दिख रहा होगा मरकरी। और सबसे दूर कौन है, तो वो है आपका नेपच्यून, यानी कि जिसे हम लोग वरुण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा जो आपका ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका वो है जुपिटर ग्रह, यानी कि बृहस्पति ग्रह। शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं या इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये भारी ग्रह होते हैं। कैसे होते हैं, भारी ग्रह होते हैं। इनको भारी ग्रह भी कह देते हैं हम। इसके साथ साथ आपको दिख रहा है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो ग्रह होते हैं इन्हें हम लोग बाह्य ग्रह बोल देते हैं, या इन्हीं ग्रह को हम लोग जूवियन ग्रह कहते हैं। क्या बोल देते हैं, जूवियन ग्रह भी इसी को कहते हैं। और ये कैसे एक गैस के बने हुए आपके होते हैं, यानी इन्हें गैसीय ग्रह भी कह देते हैं। ठीक है। तो आप सभी को इतना पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर आपको 2 ग्रह दिख रहे होंगे। एक ग्रह है आपका कौन है, मंगल, और एक है आपका कौन सा, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के मध्य आपकी एक क्षुद्र ग्रह प्लेटी मिलती है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्षुद्र ग्रह में मंगल और बृहस्पति के मध्य मिलते हैं। इसी में आप सभी को एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं हम लोग शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, या यूँ कहें आप सभी के लिए सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं, तो वीनस यानी शुक्र को ही कहते हैं। आप सभी से पूछा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह भी आपका यही हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये कुछ फैक्ट है जो मैंने आप सभी के लिए लिख भी दिए हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह भी है। रिंग प्लेनेट किसे कहते हैं, तो रिंग प्लेनेट आपको दिख रहा है ये है आपका सैटर्न, यानी कि जो हमारा शनि ग्रह है। और एक है एंटी क्लॉकवाइज हमारे कौन कौन से ग्रह घूमते हैं, तो वह है शुक्र और अरुण, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जिसे हम लोग, आप सभी पता है, हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा बनता है आपका नाभिकीय संलयन। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपके छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे जो आपके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक बड़ा रूप धारण करते हैं। क्या करते हैं? एक बड़ा रूप धारण करते हैं। ऐसे ही आपका होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, ये परमाणु भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है ना। और यहाँ पर बड़े बड़े जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। परमाणु भट्टी, इससे क्या होता है आपका बिजली निर्माण किया जाता है। और ये परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था आपका फर्मी ने। किसने किया था? फर्मी ने। फर्मी ने किया था। इसमें कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और इसमें नियंत्रक क्षण किसकी होती है? तो कैडमियम की होती है और बोरोन की होती है। इसमें मंदक आपका भारी जल होता है। परमाणु बम जो होता है वो आपका अनियंत्रित होता है, जबकि परमाणु भट्टी जो होती है वो कैसी होती है? नियंत्रित होती हैं। परमाणु बम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी नाभिकीय विखंडन पर ही कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कर्क रेखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी, मान लीजिए, पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच में ये आपका जो हिस्सा बना हुआ है इसे हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा। इसके नीचे एक आपका है मकर रेखा और इसके ऊपर 23.5 अंश पर है आपका कौन सा? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 18 देशों से। और वहीं पर आपको क्या रखना है, भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है कर्क रेखा। और वहीं पर आपको मध्य प्रदेश के ये 14 जिलों से होकर घूमती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है कर्क रेखा की। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो 14 जिले। क्या आप सभी से मैं पूछूं कि इंदौर से ये आपकी जो कर्क रेखा ही होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। भोपाल से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे जो आपका जिला है, विदिशा जिला है, यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के मध्य में क्या है? भूमध्य रेखा। और उसके 23.5 अंश के ऊपर यानी नॉर्थ में है आपका कर्क रेखा और दक्षिण में आपका मकर रेखा। ठीक है। ये तीनों की तीनों रेखा किससे होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है, ये हमारा तीनों की तीनों जो अक्षांश रेखा है वो जो एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, उस महाद्वीप से होकर ये गुजरती हैं। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं जिससे ये होकर गुजरता है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इस प्रकार से 8 राज्य हैं आपके। ठीक है। वहीं पर आपसे वो पता है कि 82.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर है ये क्या होता है? तो आप सभी पता है ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर ये आपकी जो कुछ लाइनें खींची गई हैं, इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं देशांतर लाइन। और यहीं से भारत का जो टाइम लाइन लिया गया है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए, अभी मैंने आपको अक्षांश रेखा बताई थी और अब मैंने आपको देशांतर रेखाएं बताई हैं। तो ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा जो 23.5 अंश है, ये दोनों भारत में कहाँ पर मिलती हैं? तो ये दोनों मिलती हैं आपकी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब यहीं पर आप सभी के लिए एक और पॉइंट जो सभी के सामने रखा हुआ है वो है आप सभी के सामने पृथ्वी। ये पृथ्वी आपको दिख रही है और पृथ्वी के ऊपर ये जो वाली रेखा ये है कर्क रेखा। मैं लिखना भूल गया तो माफ़ी चाहूँगा, है ना। और इसके नीचे आपकी भूमध्य रेखा, आप सभी पता है, और इसके नीचे है कर्क रेखा। और ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोल देते हैं इसको? हम इक्विनॉक्स बोल देते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये घटना होती है और इस दिन दिन और रात की अवधि आपकी बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है आपका 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को, जिसे हम लोग शीत आयनात बोलते हैं और इसे हम ग्रीष्म आयनात बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं आपकी और यहाँ पर आपकी दिसंबर माह में यानी 22 दिसंबर को यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इनको ग्रीष्म आयनात और शीत आयनात के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 21 जून को। और मैं आपसे पूछूं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को।
तो बड़ा दिन हो गया आपका इस दिन। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इसकी थीम है आपकी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इनके बारे में आपको लिए बता दिया है। अभी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है, तो यहाँ पर आपको बार बार समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, ये आप लोग जो फैक्ट हैं इनको देख लीजिए। जैसे कुल आपके अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांश है आपके 181, और कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो है 179, और इनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा समान होती है, यानी 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। और दो जो अक्षांश होते हैं इस प्रकार से, इन अक्षांशों को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, जोन। ये आपस में कभी नहीं मिलते हैं, और ऊपर जाकर जो आपका 90वां आपका जो अक्षांश बनता है वो बिल्कुल बिंदु बन जाता है, एक ध्रुव बन जाता है, तो उसको हम अक्षांश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अक्षांश में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा में नहीं करते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अंश है और भूमध्य रेखा के नीचे आपके 90 ऐसी लाइन्स होती हैं, लेकिन ऊपर जाके ये पॉइंट बन जाता है, इसलिए इसको नहीं गिना जाता है। तो इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 179, दो हट जाते हैं। वहीं पर बात करें देशांतर रेखाओं की, तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। ये तीनों रेखा किससे होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली खांगोजारी नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। और इसके साथ साथ आप लोग 30 सेट अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, आगे आपको डायरेक्टली 2 टर्म्स याद रखने हैं। 2 टर्म्स कौन कौन से, एक तो युति होता है और एक आपका व्युति होता है। ये युति का होता है तो जब सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तो उस समय आपका सूर्य ग्रहण होता है और ये अमावस्या को होता है। वहीं पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे व्युति कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा पॉइंट यहीं पर बना के याद रखना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप सभी को पता है 3 भागों में बांटी गई है। एक तो आपकी होती है भूपर्पटी, एक होती है आपकी मेंटल, और एक होती है आपकी क्रोड। ये क्रोड 2 भागों में बटा होता है बेसिकली, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। वैसे तो आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ होता क्या है, आपकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, इस भूपर्पटी में आपका जो तत्व पाया जाता है वो कौन कौन से, तो आपका जिसे हम बोलते हैं स्याल, क्या बोल देते हैं, स्याल, ये आपका पाया जाता है। और इसके बाद मेंटल में आपका पाया जाता है जिसे हम बोल देते हैं सीमा, क्या बोल देते हैं, सीमा। और वाह यानी जो क्रोड होती है इसमें आपका पाया जाता है निफे। अब ये इनके नाम है और इनमें इनके धातुओं के नाम छुपे हुए हैं, जैसे सियाल सिलिका और आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम। सीमा ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ये निकेल और आपका फेरस होता है। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है आपका, तो वो हो जाता है ऑक्सीजन। कौन सा हो जाता है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है आपकी, ऑक्सीजन। लेकिन मेटल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के भी मैंने 3 आपको पार्ट बताए। इन्हीं पार्टों को डिसएबिलिटी कह देते हैं, डिसकंटिन्यूटी कह देते हैं, जो कि आपके 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है आपका कौन सा, कॉनरेड। कौन सा आ जाता है, कॉनरेड। इसके बाद आता है आपका मोहो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गुटेनबर्ग। उसके बाद आता है आप लेहमैन, और देन उसके बाद आता है आपका कौन सा, तो वो आ जाता है जैसे हम लोग बोल देते हैं, देखिए इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से क्या समझेंगे, ये हमारी होती है असंबंधताएं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी होती है, और इसको ट्रिक से माध्यम से याद रख लो, कौन मारे गुलेल, तो कॉनरेड हो जाता है, फिर मोहो होता है, एक रैपेटी होता है, ये छूट गया था हमारा, एक होता है गुटेनबर्ग, और उसके बाद होता है लेहमैन। तो ये इनका सही क्रम है, यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं कौन कौन से, लेहमैन, गुटेनबर्ग, रैपेटी, मोहो और एक आपका कॉनरेड। जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जो क्रोड होती है वो आपकी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य होती है। मोहो जो होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। नेक्स्ट रैपिटी, ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य होती है। गुटेनबर्ग ये निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के मध्य, और लेहमैन जो होता है वो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था ज्वालामुखियों से। तो एक बार में ही मैंने सारे के सारे ज्वालामुखी आप सभी के लिए लिख लिए हैं। ठीक है, मोलालाव ज्वालामुखी ये कहाँ पर आपका, तो यूएसए में है। वो ये जो एक प्रकार है दरारी उद्गार उसका है, और ये इस विश्व का सबसे अधिक विस्तृत आपका एक जो वो ज्वालामुखी है वो मोलालाव ज्वालामुखी है। ये आपका हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप
यूएसए में यहीं पर है आपका। यहीं पर आपका है किलायू ज्वालामुखी। कौन सा? किलायू ज्वालामुखी। कटमई ज्वालामुखी अलास्का में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। ताल या मेगोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। कोटोबैक्सी आपका इक्वाडोर में है। स्ट्राम्बोली ये आपका इटली में है। एटना और वेसुवियस ये आपका इटली में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और देवबंद ये आपका कहाँ पर है? तो ये है ईरान में। वहीं पर आपसे पूछे इरेवस कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है। क्राक्रातोवा आपका ये इंडोनेशिया में है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था वायुमंडल का, तो हम लोग वायुमंडल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए वायुमंडल समुद्र के तल से 1013 मिलीमीटर का वायुदाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है आपका। वायुमंडल, आप सभी पता है वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि आप सभी पता है नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये 4 गैस आपको क्रम में याद रखनी है और इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। अब वायुमंडल को इन परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो परतें हैं? तो सबसे पहले जो हमारी परत होती है उसे बोलते हैं क्षोमंडल। क्या बोल देते हैं? क्षोमंडल। क्षोमंडल के ऊपर आता है आपका कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर आया था आपका कौन? तो वो आया था मध्यमंडल। मध्यमंडल के ऊपर है आपका आयनमंडल और आयनमंडल के ऊपर आपका वायुमंडल। तो इस प्रकार से ये आपका बटा हुआ है 5 भागों में, जो कि संरचना के आधार पर है। संगठन के आधार पर देखें तो इसमें हमारी कुछ गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, अभी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इस प्रकार से गैसें भी पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। और जो 32 किलोमीटर का एरिया है हमारा, उसमें ही लगभग हमारे 99% वायुमंडल पाया जाता है। और इस वायुमंडल का जो अभिन्न अंग है वो कौन सा है? तो वो हो जाता है हमारा वायु। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या है? अभिन्न अंग है। और क्षोभ मंडल में ही आपका क्या हो जाती है? जितनी भी मौसमी घटना होती हैं वो सब कहाँ हो जाती है? क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। इसे हम सहवन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है। मौसमी संबंधित जितनी भी घटनाएं, बारिश, तूफान, बिजली चमकना, है ना, बादल गरजना, ये सब कहाँ है? यहीं पर। यहाँ पर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान घटता है और वहीं पर 1 किलोमीटर जाने पर तो लगभग आपका 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान घटता है। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। क्या बोलते हैं? सामान्य ताप पतन दर। परतों में हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो परत है वो है समताप मंडल। समताप मंडल, इसी में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और ये समताप मंडल वायुयान जो उड़ान की आदर्श दशा के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर आपके उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत, इसकी खोज की थी फोरमैन ने। इसकी इकाई होती है डॉप्सन। सूर्य के परावैंगनिक किरणों से ये हमें बचाव करती है, जिससे हमारा स्किन कैंसर हो सकता है। O3 इसका रासायनिक नाम होता है। और ये किससे संरक्षण? तो CFC गैसों से ये आपका निकलता था, इसका क्षरण होता था। और जो आपकी AC होती है इनसे। तो इसीलिए आपका क्या किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और किगाली प्रोटोकॉल भी इसी से संबंधित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था वो था आपका किसका? तो चट्टान होगा। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की चट्टान होती हैं। आग्नेय चट्टान, है ना, और एक होता है आपका कौन सा? एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान, और एक होता है आपका जिसे हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है। यहाँ आपको याद रखनी होगी हमारी जो कायांतरित चट्टान है उनके बारे में। कायांतरित चट्टान क्या होती है? बेसिकली ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और एवं अवसादी जो चट्टान होती है वो कायांतरित चट्टानों का निर्माण करती हैं, जैसे स्लेट है, फाइलाइट है, सिस्ट है। तो कुछ आग्नेय चट्टान होती है जिससे हमारी कायांतरित चट्टान बनती है, जैसे ग्रेनाइट से आपकी नीस बनती है, साइनाइट से आपकी साइनाइट नीस बनती है, ग्रेवो से आपकी सर्पेंटाइन बनती है, बेसाइल्ट से आपका सिस्ट और एफ्रीबोलाइट बनता है आपका। कोयला से आपका क्या बनता है? तो हीरा बन जाता है। और बलुआ पत्थर से आपका क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट बन जाता है। बिटुमिन्स कोयला से आपका ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है। भूपटल का सर्वाधिक भाग किस चट्टान का है? तो वह आग्नेय चट्टान का। और भूपटल का सर्वाधिक चट्टान किस प्रकार की है? तो वह अवसादी प्रकार की। ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। तो ये हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार से मैं आपको 30 सेट्स करा दूंगा यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ज़बरदस्त से नोट्स आप सभी के लिए मैं तैयारी करता हूँ, आप सभी को पता है। और इसकी जो PDF है वो आपको बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री मिलने वाली है। इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसे मनमोहन क्लासेस के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मनमोहन क्लासेस के नाम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप सब लोग चाहेंगे तो मैं इसके 30 सेट्स आपको करा दूंगा। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।
जय हिंद, जय भारत।